Hey students, welcome back to the channel. Today we are diving into one of the most intriguing poems of the 17th century, Go and Catch a Falling Star by John Donne. This metaphysical masterpiece challenges ideas of love, truth, and human nature with wit, irony, and powerful imagery. Stay with me as we explore its hidden meanings, poetic devices, and what makes this poem timeless. Don't forget to like, comment, and subscribe for more literary breakdowns. As you see in this photo, this is जॉन डन. कौन है ये? जॉन डन है. पहले तो हम इनकी बायोग्राफी के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगी. इनकी कौन सी पोइम हम पढ़ेंगे? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. इस पोम में जो जॉन डन है वो रीडर्स को 7 टास्क देते हैं. 7 इम्पॉसिबल टास्क देते हैं कि अगर तुम इन टास्क को कर लो, इन टास्क को करना भी आसान होगा, लेकिन तुम कभी भी अपनी लाइफ में एक सुंदर फेथफुल लेडी को नहीं ढूंढ सकते. उन्होंने लड़कियों को क्या बोला है? सुंदर लड़कियों को कि ये बेवफा होती हैं, किसी एक की नहीं होकर रहती. ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक सुंदर लड़की ढूंढ लो और वो सुंदर लड़की वफादार भी हो, लॉयल भी हो आपके लिए. पहले चलो इनकी बायोग्राफी देखते हैं हम. जॉन डन. When was he born? He born in 1572. When was he born? In 1572. Where? In London. Into a Catholic family. उनकी फैमिली कौन सी रिलीजन से बिलोंग करती हैं? कैथोलिक रिलीजन से. ही वॉज मैरिड इन 1601. 1601 में वो शादी करते हैं. किसके साथ? विद एन मोर के साथ. द नीज ऑफ हिज पैट्रॉन. जो भतीजी थी उसके, उनके खुद के अपने पैट्रन की, सर रॉबर्ट ड्यूरी की वो नीस थी. दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट फॉर इलोपमेंट. वो जो उसने उसके साथ शादी की थी, उसके साथ वो भाग के शादी की थी, इसकी वजह से उनको जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी. ही वॉज परसिक्यूटेड फॉर बीइंग कैथोलिक. उसको परसिक्यूट किया गया था क्योंकि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता था? कैथोलिक से. ही कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म इन 1615 अपॉन द ऑर्डर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट. उस टाइम पे किंग कौन थे? किंग जेम्स फर्स्ट. उनके कहने पे, उनके ऑर्डर पे उनको अपना रिलीजन कन्वर्ट करना पड़ा था. कैथोलिक से वो एंग्लिकन में आ गए थे. कब आ गए थे? 1615 में. रिलीजियस रोल क्या था उनका? इन 1622 he was appointed as the dean of St. Paul's Church. जो सेंट पॉल चर्च जो था वहाँ की डीएन उनको अपॉइंट कर लिया गया था. एंड बिकेम नोन फॉर हिज मूविंग sermons एंड रिलीजियस पोइट्री. और उनका एक ही काम था, वो घूम घूम के लोगों को सरमन देते थे और रिलीजियस पोइट्री अपनी लिखते थे, जिसकी वजह से वो उस टाइम पे बहुत फेमस हो गए थे. ही सर्व्ड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में उनको मेंबर भी अपॉइंट किया गया था. और वो पार्लियामेंट मेंबर कब से कब तक रहते हैं? 1601 टू 1614. देन क्या होता है? 1631 में उनकी डेथ हो जाती है. अब देखेंगे उनके लिटरेरी वर्क्स. ही रोट 17th होली सोनेट. उन्होंने एक सोनेट लिखा था जिसका नाम क्या था? 17th होली सोनेट ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ. अपनी खुद की वाइफ की डेथ पे लिखा था. बिकॉज क्योंकि सी डाइड इन 1617. अगर पूछ लिया जाए जॉन डन की वाइफ एंड मोर कब डेथ हुई थी उनकी? 1617 में हुई थी. क्यों हुई थी? वाइल गिविंग बर्थ टू देयर 12th चाइल्ड. जब वो अपने 12वें बच्चे को पैदा कर रही थी उस दौरान उनकी वाइफ की डेथ हो जाती. ओ गॉड, 12 बच्चे. Being Catholic, he was barred from
वो जो कैथोलिक थे, इस वजह से उनको बेड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। कहाँ से? अर्निंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री एंड फ्रॉम पब्लिक करियर्स। उनको एक बार निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से, ना उनको कोई डिग्री मिली और पब्लिक करियर को ना उनको काम मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे उनका रिलीजन कौन सा था? कैथोलिक था। इसीलिए किंग जेम्स के ऑर्डर पे उनको अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट करना पड़ा था। उसके बाद ही उनकी जो उनको कहीं पे काम मिला, उनके बाद ही उनकी लाइफ आगे की चली। He wrote an anatomy of the world 1611। उन्होंने क्या लिखा? An anatomy of the world 1611 में, and of the soul 1612 में, for his patron सर रॉबर्ट ड्यूरी के लिए उन्होंने ये 2 वर्क्स लिखे थे। 1611 में क्या लिखा था? An anatomy of the world, and 1612 में वर्ल्ड ऑफ द सोल फॉर हिज पैटर्न सर रॉबर्ट ड्यूरी में, ड्यूरी के लिए उन्होंने ये वर्क्स लिखे थे। ठीक है। जॉन डन जो हैं वो जो पोइट ऑफ लेट एलिजाबेथन एंड अर्ली जैकोबियन एज, कौन से एज से बिलोंग करते हैं? वो लेट एलिजाबेथन एज वहाँ पे चल रही थी, लेट एलिजाबेथन, लेट एलिजाबेथन एज और अर्ली जैकोबियन एज से वो बिलोंग करते हैं। लेट एलिजाबेथन पीरियड के जो राइटर्स थे उनकी सबकी मतलब मोस्टली की सबकी एक जैसी ही थीम थी। तो वो बीच में आके उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मेटाफिजिकल पोएम्स लिखना स्टार्ट किया था। मेटाफिजिकल पोएम्स लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लोगों को कुछ नया देखने को मिला, इस वजह से उनकी जो पोम्स हैं और जॉन डन है, मेटाफिजिकल पोएम्स लिखने की वजह से क्या हो गए, वो पॉपुलर लोगों के बीच में हो गई थी। ठीक है। अब इनकी पोम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इनकी करते हैं। अब पोम नेम का था क्या था? ये जो पोम है पोस्थमसली है, उनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश करवाया गया था, बिना टाइटल के पब्लिश हुई थी। लेकिन बाद में इसको नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया दिया गया? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। पोम की फर्स्ट लाइन ही इसका टाइटल दे दिया गया। गो, जाओ, एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, एक टूटते हुए तारे को तुम पकड़ो। तो कितना इम्पॉसिबल टास्क है। क्या आप पकड़ सकते हो टूटते हुए तारे को? नहीं हो सकता ऐसा। ये जो पोम है ये पब्लिश होती है, पहले देखते हैं ये पब्लिश्ड होती हैं कब। पब्लिश्ड हुई ये 1633 में। When was this poem published? In 1633 में। 27 तो इसमें लाइन्स हैं, 27 लाइन्स हैं इंटू 3 लाइन्स, इंटू 3 लाइन स्टेंजा है। ठीक है, 3 स्टेंजाज हैं इसमें, 3 स्टेंजाज हैं। और राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की? राइमिंग स्कीम, वेट, ए बी, ए बी, सी सी, डी डी डी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ठीक है। और चलो पहले पोम पढ़ लेते हैं, बाकी की बाद में देखेंगे। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और टूटते हुए तारे को पकड़ो। इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है वो 7 इम्पॉसिबल टास्क करने के लिए बोलता है। 7 इम्पॉसिबल टास्क रीडर को नहीं, हमें नहीं पता उसके पास कोई खड़ा है या क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ने में कैसे लगती है ये पोम? ड्रामेटिक मोनोलॉग, जैसे उनके पास कोई खड़ा हो, उनको ये बातें वो बता रहे हैं। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कैट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक रूट क्या होती है? एक ऐसा पौधा जो देखने में
उसकी जो जड़ें होती हैं एक बिल्कुल बच्चे की शक्ल जैसी होती हैं। पोएट कहते हैं कि जाओ और पकड़ो वो टूटता हुआ तारा। या तो ये काम करो, या फिर गेट विद चाइल्ड्स ए मैंड्रेक रूट, एक मैंड्रेक का जो रूट होती है, या फिर उससे कोई बच्चा पैदा करवाओ। टू इम्पॉसिबल टास्क हो गए। देन क्या कहते हैं, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, या फिर तुम मुझे बताओ जितनी जिंदगी हमने जी ली है, हमारी लाइफ के ये जो पास्ट ईयर्स हैं ये कहाँ गए, कहाँ जाकर छिप गए, जो हमने आज तक अपनी लाइफ को जिया है, हमारी लाइफ के पहले वाले दिन सारे कहाँ चले गए। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स रूट, और जो डेविल सॉरी फूट, और जो डेविल के फूट होते हैं उसको बीच से दो भागों में किसने काटा। उसके फीट पर, उसके पैरों पर ये जो चोट के निशान, ये घाव है जो दो भागों में उसको डिवाइड करता है, ये कहाँ से आए हैं। जैसे अपने इंडिया में कहावत है कि चुड़ैल के जो पैर होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, और इनके में क्या होता है, डेविल के फूट बीच से कटे हुए होते हैं। तो मुझे बताओ कि डेविल के फूट हैं वो बीच से किसने काटे हैं। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, मुझे बताओ कि कहाँ मरमेड क्या होते हैं, ये जलपरियां हैं, इनके सॉन्ग को मैं कहाँ सुन सकता हूँ। मुझे बताओ ये जलपरियां कहाँ पर रहती है जिनकी कहानियां हम आज तक सुनते आए हैं। और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंजेस, और मुझे बताओ जो मुझसे एनवी मेरे जो दुश्मन हैं उनसे मैं जलना, उनसे मतलब ऐसी इल फीलिंग को कैसे मैं दूर रखूं, इससे मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। एंड फाइंड, इन सारी चीज़ों को फाइंड करो। वट विंड, वट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट मैन, अब पोएट कहते हैं ऐसी कौन सी हवा है जो सर्व करती है क्या, टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, हमारा एक ईमानदार आदमी को, ऐसी कौन सी हवा है जो हमें दिशा प्रदान करती है, एक ऐसी जहाँ पर हम ऑनेस्टी से रहें, ऑनेस्ट माइंड हमारा ऑनेस्टी से काम करे। ऐसी कौन सी हवा है जो हमें इस बात पर लेकर के जा सकती है जहाँ पर हम ईमानदार रहें। पूरे स्टैंजा में पोइट क्या कहते हैं, फर्स्ट में तो कहते हैं, फर्स्ट जो टास्क है वो क्या है, जाओ और टूटता हुआ तारा तोड़ कर लेके आओ। या फिर मैंड्रिक जो पौधा होता है उसके रूट से तुम बच्चा पैदा करवाओ। ऐसा पॉसिबल है क्या, पौधे से हम बच्चे पैदा करवा सकते हैं? नो, इट इज इम्पॉसिबल। टेल मी, या फिर मुझे बताओ, वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कहाँ मेरे लाइफ के, हमारी सब की लाइफ के जो पास्ट के कुछ साल जो हमने अभी तक जिए हैं वो कहाँ पर जाकर छिप गए हैं, या फिर इनके बारे में बताओ। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, या फिर डेविल के जो फूट हैं पैरों को बीच में से किसने काटा है, या फिर ये बात बता दो। या फिर मुझे बताओ कि जो ये जलपरियां हैं इनके सॉन्ग मैं कहाँ सुन सकता हूँ। फिर कहता है जो एनवीज होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनसे दूर मैं कैसे रहूं, या फिर ये बता दो। एंड फाइंड, और ढूंढ कर लेके आओ ऐसी हवा जो एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को एक ऑनेस्टी के पाथ पर लेकर जाए। ये कुछ टास्क हैं, अपनी लाइफ में तुम इनको पूरा कर दो। कितने टास्क हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, 7 टास्क यहाँ पर पोएट ने दिए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा इज, if thou beest born to stain sights, things invisible to see, write 10,000 days and nights, till is snow white hairs on thee, thou when thou returns wilt tell me all strange wonders that befell thee, and swear nowhere lives every man true and fair। क्या कहते पोइट इन लाइंस में, इफ दाउ, इफ दाउ का क्या मतलब है, यू, अगर तुम बियस्ट बोर्न टू स्टेन साइट, अगर आपको कोई ऐसी कैपेसिटी मिल जाए जो आप स्टेन चीज़ों को देख सको, अगर भगवान आपको ऐसा आशीर्वाद दे दे जो आप उन चीज़ों को देख सको जो दूसरे लोग उनको
ना देख सकते हो। थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीज़ें जो इनविजिबल होती हैं, जो कॉमन पर्सन को नहीं दिखती, उन चीज़ों को देखने की कैपेसिटी अगर आपको मिल जाए, देन क्या करना, राइट 10,000 डेज, तुम राइड करना कितने दिनों तक, 10,000 दिनों तक तुम्हें दिन रात राइड करना है, राइड पे तुम निकल जाना अगर आपको ऐसी कैपेसिटी मिलती है। टिल इज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक तुम्हारे सिर पर वाइट स्नो जैसे हेयर ना हो जाए, इतने दिनों तक तुम्हें राइड करनी है दिन और रात। दाउ वेन वेन दाउ रिटर्न्स, जब तुम लौट करके अपनी उस राइड से वापस आओगे, विल टेल मी, फिर मुझे तुम बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, जो जो अजीब चीजें तुमने अपने रास्ते में देखी, दैट बिफेल दी, जो तुम्हारे रास्ते में जो भी अजीब चीजें आई, तब बैठ कर के तुम उन सारी अजीब चीजों को मेरे साथ डिस्कस करना। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, नो वेयर, कि कहीं भी तुम सारी ये चीजें तो देख लोगे जो इनविजिबल होती हैं कॉमन पर्सन के लिए, अगर तुम्हें ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है कि तुम उन चीजों को देख सको, लेकिन फिर भी मैं कसम खाता हूँ तुम इन सारी चीजों को देख लोगे, मगर तुम कभी भी एक ऐसी औरत को नहीं दे लिव्स एवरी मैन ट्रू एंड फेयर, तुम ऐसी औरत को अपने रास्ते में कभी नहीं देखोगे जो फेयर, जो सुंदर भी हो, और ट्रू मीन्स लॉयल भी हो। इन सारी चीज़ों को तो तुम देख लोगे, मगर तुम अपनी लाइफ में कभी भी एक ब्यूटी फुल लेडी विद लॉयल्टी के साथ आप कभी भी नहीं देख पाओगे। यहाँ पर मतलब ऐसा लगता है जैसे कि पोएट को बहुत धोखा उसकी लाइफ में मिला हो, उसको भरोसा ही नहीं रहता लेडीज पर, लड़कियों पर, कि वो फेथफुल भी हो सकती हैं। इफ दाउ फाइंडस्ट वन, लेट मी नो, हो सकता है अगर तुम्हें मिल भी जाए ऐसी लेडी, तो तुम्हें मिल भी जाए, लेट मी नो, तो तुम मुझे जरूर बताना अगर तुम्हें एक फेथफुल लेडी मिल जाए। सच पिलग्रमेज वॉज स्वीट, अगर तुम्हें ऐसी लेडी रास्ते में मिल जाती है तो तुम्हारी जो ये यात्रा है एक कैसी यात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, धार्मिक यात्रा में। पिलग्रमेज क्या होता है, धार्मिक यात्रा में। तो तुम्हारी ये जो राइड है ये सफल रहेगी अगर तुम्हें एक ऐसी लेडी जो ब्यूटी विद लॉयल्टी भी हो, ऐसी लेडी अगर तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी जो ये यात्रा है पिलग्रिमेज मानी जाएगी। यट डू नॉट, आई वुड नॉट गो, लेकिन फिर भी मैं नहीं सुनूंगा। वो कहता है ना, पहले तो कहता है मुझे बताना, फिर कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा किसी के बारे में। दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे मेरे अगले ही घर से उसका अगला घर हो, ऐसी ब्यूटीफुल लेडी जो फेथफुल हो, तो भी मैं नहीं मिलूंगा किसी लेडी से। दाउ सी वर ट्रू, हो सकता है वो क्या हो, सच्ची हो। व्हेन यू मेट हर, हो सकता है तुम्हें अपने रास्ते में कोई ऐसी लेडी मिली हो जो सुंदर भी हो और फेथफुल भी हो, तो व्हेन यू मेट हर, जब तुम उस लेडी से मिले हो वो उस टाइम पे फेथफुल हो सकती हैं। एंड लास्ट टिल यू राइट यूर लेटर, वो जब तक भी फेथफुल होगी जब तक तुम मुझे बताओगे लेटर लिख के उस लेडी के बारे में कि हाँ मुझे ऐसी लेडी मिल गई है जो सुंदर भी है और फेथफुल भी है। यट सी विल बी फॉल्स एर आई कम, वेट गाइस, पता नहीं क्या हो जाता है, हाँ ये हो गया। ठीक है, हो सकता है तुम जब तक मुझे उसके बारे में लिख करके बताओ, हाँ, फॉल से आई कम टू 2 और 3, कौन सी लाइन में थे, हाँ यहीं थे, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। एंड लास्ट टिल यू राइट यूर लेटर, और लास्ट में जब तुम मुझे उस लेडी के बारे में बताने के लिए कोई लेटर लिखोगे, यट सी विल बी फॉल्स एर आई कम और 2 और 3, जब तक तुम मुझे उसके बारे में बताने के लिए आओगे तब तक तो वो क्या हो जाएगी, 2 या 3 बंदों को धोखा दे चुकी होगी। ये लड़कियां ऐसी होती हैं, जॉन डन उसके लड़कियों के बारे में ऐसा बताते हैं कि हो सकता है भाई तुम उस लड़की से मिले, वो तब आपके लिए उस प्रेजेंट टाइम पे फेथफुल हो, या फिर तुम मुझे जब 2-4 दिन के बाद उसके बारे में लिख करके बताओगे कि हाँ मुझे एक ऐसी लेडी मिल गई है जो सुंदर भी है फेथफुल भी है, वो तब भी मतलब
तुम्हारे साथ वो हो सकती है, फेथफुल हो सकती है, लेकिन जब तुम आकर के हम बैठ कर के उसके बारे में बात करेंगे, तब तक तो पागल वो 2 या 3 लड़कों को धोखा दे चुकी होगी। जॉन डन को लड़कियों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। किस प्रकार से वो एक लेडी को अनफेथफुल बताते हैं। इसका थीम ही क्या है इस पोम का? विमेंस इनफिडेलिटी। क्या है? विमेंस इनफिडेलिटी। कैसे जो लड़कियां होती हैं वो धोखा देती हैं, अपने पार्टनर के साथ फेथफुल नहीं रहती। ये इस पोम का थीम है। और राइमिंग स्कीम क्या है, अगर देखें हम, पहले डिस्कस किया था कि इसकी राइम स्कीम क्या है। चलो देखते हैं। जैसे स्टार ए, ये किससे राइम मिली इसकी? आर से। बी रूट फूट, सॉरी ए आएगा यहाँ पे, फूट। सिंगिंग सी, सी सिंगिंग, फिर देन इनकी सेम है डी, डी, डी। ठीक है, ए बी, ए बी, देन सी, सी, फिर 3 लाइन की एक जैसी डी, डी, डी। ये इसकी राइम स्कीम है। इस पोम में 7 टास्क दिए हैं राइटर ने, पोएट ने। 7 टास्क कौन कौन से हैं? फर्स्ट टास्क क्या है? जैसे अब टीजीटी पीजीटी एग्जाम दोगे, उसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि जॉन डन ने अपने पोम की फर्स्ट लाइन में कौन सा टास्क दिया है। कौन सा टास्क है? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। सेकंड में कौन सा दिया है? गेट विद चाइल्ड्स मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक रूट से कोई बच्चा पैदा करवाओ। ठीक है। थर्ड में क्या दे दिया? टेल मी वेयर ऑल, हमारे पास्ट की ईयर हो सारे कहाँ पर गए। देन फोर्थ में क्या देता है? डेविल्स के जो फूट है उनको बीच से किसको काटा है, किसने काटा है। फिर ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ में वो कहता है कि जल परियों के सॉन्ग मैं कहाँ सुनूंगा, है ना। फिर कहता है मैं अपने दुश्मन की स्टिंजी, मतलब अपने दुश्मन के जो मुझसे एनवियस फीलिंग रखता है उससे मैं दूर कैसे रहूं। देन फिर वो कहता है सर्व्स टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, ऐसी हवा कहाँ पर है जो एक ऑनेस्ट माइंड को एक राइट पाथ पर लेकर जाए। तो ये कुछ 7 क्या है उनकी पोम के टास्क हैं जो पोएट हमें देता है। अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स क्या क्या हैं? ओपनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, पोम की जो ओपनिंग ही है वो कैसी होती है? इम्पॉसिबल टास्क पोएट यहाँ पे हमें प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट इज the speaker lists a series of fantastical, impossible tasks: catching a falling star, finding what happens to a mandrake root, then hearing mermaids। ये कुछ impossible टास्क हैं जो पोइट हमें प्रोवाइड करवाती हैं। These are used to emphasize how difficult or impossible it is to find a true and fair woman। वो कहता है जैसे इन चीज़ों को फाइंड करना ही इम्पॉसिबल है, वैसे ही एक ट्रू और फेयर वीमेन को पाना भी इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। फिर डिस्ट्रस्ट ऑफ वीमेन, वीमेन पे उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। The central argument is that a faithful and beautiful woman is as rare and unattainable as the impossible task mentioned। इस पोम में जो impossible task mention किए हैं उन्हीं टास्क की तरह ही मुश्किल है एक ब्यूटीफुल वीमेन जो फेथफुल भी हो, उसको पाना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल इन 7 टास्क को करना। Even if even if such a woman were found, she would change or prove। अगर ऐसी लेडी मिल भी जाए हमें तो वो चेंज हो जाएगी, ये प्रूव करेगी कि अनफेथफुल बिफोर वन कुड ट्रेवल टू मीट हर, उससे मिलने से पहले वो अनफेथफुल होती है। जब भी वो किसी पर्सन से मिलती है 2-4 दिन उसके लिए फेथफुल रहेगी, वो फिर किसी दूसरे बंदे के मिलने पर वो फिर अनफेथफुल उसके लिए हो जाती हैं। सिनिकल टोन क्या है पोम की? द पोम इज डीपली सिनिकल अबाउट वीमेंस constancy in love।
इसमें कहा गया है कि जो विमेंस होती हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती लव में, वो बदलती रहती हैं। मतलब यहाँ पे जॉन कहना चाहता है कि किसी एक की बन करके कोई भी ब्यूटीफुल विमेन नहीं रहती, वो अपने पार्टनर को चेंज करती रहती हैं, धोखा देती रहती हैं। द स्पीकर mocks the idea that one could ever find a woman who is both beautiful and true. स्पीकर जो है मोक करता है इस आइडिया पे कि वन कुड एवर फाइंड अ विमेन, क्या किसी ने ऐसी विमेन को कभी पाया है जो सुंदर भी हो और ट्रू भी हो, जो सुंदर भी हो और ट्रू भी हो। थीम्स क्या क्या है इस पोम में? इम्पॉसिबिलिटी एंड आइडियलिज्म, आइडियलिज्म देखने को मिलता है और इम्पॉसिबिलिटी भी। इम्पॉसिबल वो टास्क स्टार्टिंग में ही। द स्पीकर सेट्स अप आइडियल्स दैट are not just hard but absurdly impossible, equating them with finding a faithful woman। इन सारे इम्पॉसिबल टास्क को इन्होंने इक्वेट किया है कि कितना मुश्किल होता है एक फेथफुल वीमेन को पाना। नेक्स्ट इज लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सी यूज हुई हैं? हाइपरबोले, फर्स्ट लिटरेरी टर्म कौन सी है? हाइपरबोले। एक्सेगरेशन इज यूज थ्रू आउट गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो पोएम की फर्स्ट लाइन है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, उसमें कौन सी लिटरेरी टर्म देखने को मिलती है? हाइपरबोले। ठीक है, फर्स्ट लाइन में हाइपरबोले है। फिर इमेजरी का यूज कौन सी लाइन में हुआ है? विविड एंड फैंटास्टिकल इमेजरी लाइक मरमेड्स, मरमेड्स का जो पौधा है ना, डेविल्स, डेविल को देख के, मैजिकल रूट्स को देख के, इवोक अ सरियल मिथिकल वर्ल्ड, हमारे सामने एक मिथिकल वर्ल्ड की इमेज बन जाती है। क्या एक जो मरमेड, जो मरमेड्स होती हैं, जलपरियाँ होती हैं, डेविल्स का नाम यहाँ पे दिया है, मैजिकल रूट्स का नाम दिया है, तो इनकी जब हम पढ़ते हैं हमारे माइंड में इनकी एक फ़ोटो छप जाती है ना, जब पढ़ते टाइम किसी चीज़ की जो एक सीन हमारे माइंड में चलता है, तो ऐसा जब होता है तो उसमें कौन सी लिटरेरी टर्म होती हैं? इमेजरी। फिर कंसीट यूज हुए हैं। ए मेटाफिजिकल कंसीट्स लिंक्स टू वास्टली डिफरेंट आइडियाज, द रेयरिटी ऑफ ए फेथफुल वीमेन एंड फैंटास्टिकल क्विस्ट। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड किसी लाइन में जब देखने को मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, राइट 10,000, ठीक है, डेज एंड नाइट्स, इनमें हमें कौन सी लिटरेरी टर्म देखने को मिली? एलिट्रेशन। हेल्प्स, चलिए हो गया। फिर मिसोगाइनी एंड डिस्ट्रस्ट इन लव, मिसोगाइनी और डिस्ट्रस्ट, लव में डिस्ट्रस्ट देखने को मिलता है। ए कोर थीम इज द बिलीफ दैट वीमेन आर इनहेरेंटली अनफेथफुल। पोर्ट कहते हैं कि जो वीमेन हैं उनको अनफेथफुलनेस तो विरासत में ही मिली है, विच रिफ्लेक्ट्स ए ब्रॉडर स्केप्टिसिज्म अबाउट रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कभी भी जो लेडी है वो फेथफुल नहीं रहती अपने पार्टनर के लिए, ये जॉन डन का कहना है। उसकी लाइफ में कोई फेथफुल वुमेन नहीं आई तो उनको लगता है कि दुनिया की सारी जो लड़कियां हैं वो ऐसे ही धोखेबाज होती हैं, उसको नहीं पता कि लड़कियों से ज़्यादा तो लड़के धोखेबाज होती हैं। कुछ भी बोलता है लड़कियों के बारे में, पागल। डिसइल्यूजनमेंट, disillusionment. The poem reflects a bitter, disillusioned perspective, possibly from a speaker who has been hurt or let down in love. जो पोम है वो रिफ्लेक्ट करती हैं एक बीटर डिसइल्यूजनमेंट के पर्सपेक्टिव को, पॉसिबली फ्रॉम अ स्पीकर, जो स्पीकर से आया है, हु हैज़ बीन हर्ट और लेट डाउन इन लव, जिसको प्यार में धोखा मिला है, जो हर्ट हुआ है किसी लड़की की के लिए, उसका कोई प्यार होगा, उसने उसको धोखा दे दिया होगा जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हो गया और उसने मान लिया कि दुनिया की सारी लड़कियां ही अनफेथफुल होती हैं, उसने सबको ही ये कह दिया। सटायर एंड आयरनी, सटायर और आयरनी देखने को मिलती है फिर हमें इसमें। देयर इज एन आयरनिक टोन इन हाउ seriously the speaker presents these absurd comparisons, making the poem both humorous and biting। humorous भी है ये पोम
और बाइटिंग, चुभती भी है ये। एलिट्रेशन, ये दोबारा आ गया टोन, चलो ये दोबारा हो गया मेरे से। राइम स्कीम, राइम स्कीम तो हमने डिस्कस करा है, ए बी सी सी डी डी भी आएगा, है ना, 3 बार डी डी डी, है ना। Gives the poems a song like almost nursery rhyme rhythm that contrasts with its bitter content. नेक्स्ट इज सिंबलिज्म, क्या क्या यूज हुए हैं, क्या क्या सिंबल यूज हुए हैं, जैसे द फॉलिंग स्टार। द फॉलिंग स्टार सिंबलाइजेज एन अनअटेनेबल आइडियल। किसको सिंबलाइज करता है फॉलिंग स्टार? एक ऐसी चीज जिसको हम कभी भी अटेन नहीं कर सकते, इसको सिंबलाइज करता है। देन द जर्नी मेंशन्ड could symbolize the speaker's own emotional and और romantic quest। ये जो जर्नी, वो कहता है ना कि जाओ और 10,000 दिनों तक तुम राइड करो, ये जो जर्नी है, और वापस लौट करके आओगे तो तुम्हारे जो हेयर्स हैं वो स्नो की तरह वाइट हो जाएंगी। ये जो जर्नी है ये किसको सिंबलाइज करती है? खुद स्पीकर को, खुद स्पीकर की रोमांटिक और इमोशनल जो एक राइड होती है उसको सिंबलाइज किया गया है इसके माध्यम से। राइम स्कीम क्या है इसकी? पढ़ लिया आपने, कितनी बार पढ़ेंगे राइम स्कीम, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस को, इसके क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आरपीएससी ग्रेड 1 के लिए। तो पेपर में ये क्वेश्चन इससे बनने ही बनने हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द स्पीकर? स्पीकर तो पॉसिबली खुद डन है, जॉन डन को, डन ही इसके स्पीकर हैं। व्हाट इज़ द टोन? टोन क्या है? अभी हमने पढ़ी, टोन क्या है? सिनिकल है, आयरनी है इसमें, और मोकिंग भी है, ठीक है। व्हाट इम्पॉसिबल टास्क ओपन द पोम? पोम की स्टार्टिंग ही पहले ही बताया था ना, स्टार्टिंग में ही अगर पूछ लिए फर्स्ट लाइन में कौन सा टास्क है, फर्स्ट में तो यही है, कैचिंग ए फॉलिंग स्टार, कैच करो टूटते हुए तारे को। व्हाट इज द फॉलिंग स्टार सिंबॉलिक ऑफ? ये जो फॉलिंग स्टार है ये किसको सिंबलाइज करता है? एन अनअटेनेबल आइडियल ऑफ इम्पॉसिबल टास्क, एक ऐसा टास्क जिसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। भाई मेंशन है मैंड्रिक रूट, मैंड्रिक रूट को यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है, क्यों किया गया है? टू कंटिन्यू द थीम ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो पोएट है यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी के टास्क को क्या करना चाहता है? कंटिन्यू करना चाहता है। मैंड्रिक्स वर बिलीव टू हैव मैजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मैंड्रिक का जो पौधा उसमें होता है उसमें कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए मैंड्रिक को लिया गया है यहाँ पे। What does the speaker ask in the first stanza? फर्स्ट स्टैंजा में क्या आस्क करता है स्पीकर? क्या करता है? टू परफॉर्म इम्पॉसिबल एक्ट्स एंड देन रिपोर्ट इफ ए ट्रू एंड फेयर वीमेन एग्जिट। ये 7 जो इम्पॉसिबल टास्क दे करके बोलता है ना कि अगर तुम्हें अपने उस राइड में कोई ट्रू और फेयर वीमेन मिले तो मुझे बताना। वट काइंड ऑफ वीमेन इज इम्पॉसिबल? कैसी वीमेन नहीं पा सकती उनके अकॉर्डिंग? वन हु इज बोथ ब्यूटीफुल एंड फेथफुल, जो सुंदर भी हो और फेथफुल भी हो। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग मीन्स, जो मरमेड की जो सिंगिंग है वो मैं कहाँ पर टीच कर सकता हूँ, कहाँ पर मतलब हियर कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। ये एक अनोदर इम्पॉसिबल टास्क है। मरमेड सिंगिंग इज अ मिथ, ये सिर्फ मिथ में ही है, ये सिर्फ हमें कहानियों में ही सुनाई देती है ना, कि जल परियाँ होती हैं उनकी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है, रियल में तो किसी ने जाके नहीं सुना। ये भी एक अनोदर क्या है? इम्पॉसिबल टास्क है। वट हैपन्स इफ वन फाइंड्स अ ट्रू एंड फेयर वीमेन? अगर तुम्हें एक फेयर और फेथफुल वीमेन मिल जाए तो क्या होगा? सी विल बी फॉल्स बिफोर द स्पीकर कैन मीट हर, मेरे मिलने से पहले ही वो 2-3 लड़कों को धोखा दे चुकी होगी। राइटर उसके बारे में ये कहते हैं। वट डज द स्पीकर इम्प्लाई अबाउट वीमेन? वीमेन के बारे में क्या इम्प्लाई करते हैं स्पीकर? दे आर, क्या कहते हैं उनके बारे में? दे आर इनहेरेंटली अनफेथफुल, तो उनको तो विरासत में ही जो धोखा देना मिला होता है, ठीक। हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट ब्यूटी एंड ट्रूथ? ब्यूटी एंड ट्रूथ को कैसे कॉन्ट्रास्ट किया गया है? ही सजेस्ट दैट ब्यूटी एंड फेथफुलनेस रेयरली को एग्जिट, मुश्किल ही है ये दोनों चीज़ें मिलना। मीनिंग ऑफ राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, यहाँ कहता है ना, सेकंड स्टैंजा में कहता है
पोएट कि तुम राइड करो 10,000 दिनों तक, रात और दिन तक तुम्हें राइड करना है, जाते जाना है, और अपने रास्ते में जो भी चीज़ें आई उनके बारे में मुझे बताना। तो 10,000 दिनों तक क्या कोई राइड कर सकता है, वो भी दिन और रात। तो इसमें एक्सैगरेटेड जर्नी दिखाई है, बढ़ा चढ़ा के बोला है, जो सिंबलाइज करता है लॉन्ग क्विस्ट फॉर ट्रूथ। उसके लंबे टाइम से ये क्विस्ट थी, ये प्यास थी कि वो देखे ट्रूथनेस को, फेथफुलनेस को और ब्यूटी को। इफ द स्पीकर फाइंड सच अ वीमेन व्हाट हैपन्स, अगर स्पीकर को ऐसी वीमेन मिल भी जाए तो क्या होगा। सी वुड हैव बिकम अनफेथफुल बाय द टाइम ही अराइव्ड, वो लड़की उस तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही क्या बोलेगी, वो अनफेथफुल बोलेगी। वट डज फॉल्स एयर आई कम इम्प्लाई, इस लाइन का क्या मतलब है। इवन ए सीमिंगली फेथफुल वीमैन विल बी अनफेथफुल बाय द टाइम ही रीचेज हर, उस तक पहुंचते पहुंचते वो रास्ते में ही लेडी जो है वो अनफेथफुल हो जाएगी, वो रास्ते में ही 2-3 लड़कों को लगभग धोखा दे चुकी होगी जब तक वो उस तक पहुंचेगी। वट काइंड ऑफ जर्नी इज डिस्क्राइब्ड, किस तरह की जर्नी इसमें दिखाई गई है। मेटाफोरिकल है, रिप्रेजेंटिंग है, एंड द सर्च फॉर आइडियल लव, एक आइडियल लव की सर्च में पोएट निकला है। राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी, इसने मेंशन क्यों नहीं कर रखा है, डी डी भी तो है, डी डी डी। एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले का एग्जाम्पल क्या है, एक्सैगरेट करके जो लाइन बोली गई है, राइड 10,000 डेज एंड नाइट, इम्पॉसिबल है ना, कि कौन कैसे राइड कर सकता है 10,000 डेज और नाइट दोनों, तो इसमें हाइपरबोले हैं। देन मेटाफिजिकल कंसीट एग्जाम्पल, मेटाफिजिकल कंसीट का क्या एग्जाम्पल है, कंपेयरिंग द सर्च फॉर ए फेथफुल वीमैन टू कैचिंग ए स्टार, फेथफुल वीमैन को उसने कंपेयर किया है कि उतना मुश्किल है ये लेडी ढूंढना जितना कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ना। लिटरेरी डिवाइसेस इन हियर मरमेड सिंगिंग, हियर मरमेड सिंगिंग जो है इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई, एक तो इसमें एल्यूजन यूज हुई है, सेकंड वन इज इमेजरी। हाउ इज इमेजरी यूज्ड, इमेजरी कैसे यूज हुई यहाँ पे, फैंटेस्टिकल एंड मिथिकल इमेजेस क्रिएट अ सरियल टोन, ये जो इमेजरी है ये फैंटेस्टिकल होती है और मिथिकल इमेजेस क्रिएट करती है एक सरियल टोन में। इफेक्ट ऑफ एलिट्रेशन क्या है, क्रिएट म्यूजिकलिटी एंड एम्फासाइज टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, इस लाइन में एलिट्रेशन हमें देखने को मिलता है, टीच मी हियर मरमेड्स सिंगिंग। आयरनी इन द लास्ट स्टैंजा में आयरनी है वो कौन सी है, इवन इफ सच अ वीमैन एग्जिट, अगर ऐसी कोई लेडी होगी भी, सी विल बी बिट्रे हिम क्विकली, वो जल्दी ही उसको धोखा दे देगी, अगर फेथफुल वीमैन मिल भी गई तो वो उसको जल्दी ही धोखा दे देगी। मीनिंग ऑफ टिल इज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, इसका क्या मीनिंग है, रेफर्स टू एजिंग को यहाँ पे रेफर किया गया है। एड्स टू द आइडिया ऑफ अ लॉन्ग क्विस्ट, इसमें देखा जाता है कि कितनी उसके अंदर क्विस्ट है, प्यास है ये देखने की कि भाई इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में कोई ऐसी भी वीमेन हो सकती है जो फेथफुल भी हो और ब्यूटीफुल भी हो। आदमी बूढ़ा ही हो जाएगा लेकिन उसको ऐसी लेडी नहीं मिलेगी। इज द पोम ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्या ये पोएम जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, नॉट स्ट्रिक्टली बट इट यूजेज ए ड्रामेटिक वॉइस, लेकिन इसमें ड्रामेटिक वॉइस जरूर देखने को मिलती हैं। मीटर ऑफ द पोम, पोम के मीटर क्या हैं, प्राइमरी एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है और ट्राईमीटर भी है इसके अंदर, एम्बिक टेट्रामीटर और ट्राईमीटर। थीम और इंटरप्रिटेशन क्या 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 थीम है, मेन थीम ऑफ द पोम, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए फेथफुल ब्यूटीफुल वीमेन, ये इसका थीम है। हाउ डज डन व्यू लव इन दिस पोम, हाउ डज डन व्यू लव इन दिस पोम में कैसे लव को दिखाया है, एज डिसइल्यूजनिंग एंड डिसेप्टिव, कि जो लेडी होती है वो डिसेप्टिव होती है, ये बस डिसइल्यूजन है, धोखेदार होती हैं लड़कियां, उन्होंने ये बोला है। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, कैसी पोम है ये, ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक होती तो भाई उसे लड़की मिल ही जाती है ऐसी जो फेथफुल भी हो और सुंदर भी हो, लेकिन लास्ट में कहता है ना कि बहुत मुश्किल है, नहीं मिल सकती, ना 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 करते हैं, तो भाई पेसिमिस्टिक है ये। डंस
ट्रीटमेंट ऑफ वीमेंस फिडेलिटी, कैसे ट्रीटमेंट देता है वो वीमेंस की फिडेलिटी को? हाईली स्केप्टिकल एंड एक्यूजेटरी, एक्यूज करता है वो। इन वट वेज इज इट सटायरिकल, किस वे से ये पोम जो है स्टायरिकल है? यूजेज एक्सैगरेशंस, आयरनी, टू मोक आइडियलाइज्ड रोमांटिक नोशंस। वाई माइट डन हैव रिटन दिस, क्यों डन ने ये पोम लिखी है? पॉसिबली रिफ्लेक्टिंग पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट इन लव, लगता है उसको पर्सनली अपनी लाइफ में धोखा मिला है प्यार में। इज इट मिसोगाइनिस्टिक, क्या ये पोम मिसोगाइनिस्टिक है? आर्ग्यूएबल, यस, थ्रो इट मे बी, ये हो सकती है। मे बी मोर अबाउट इंडिविजुअल बिटरनेस देन जनरल हेटर्ड, पर्सनल पोम है भाई ये। व्हाट डज द स्पीकर्स टोन सजेस्ट अबाउट हिज पास्ट, उसके पास्ट के बारे में ये पोम है क्या सजेस्ट करती है? दैट ही हैज़ बीन हर्ट और बिट्रेड इन लव, लगता है उसको पहले लाइफ में हमेशा धोखा मिला है प्यार में। हाउ डज डन सबवर्ट रोमांटिक पोइट्री? बाय रिजेक्टिंग द आइडियल of the perfect women and using sarcasm instead of praise, पर प्रेज करने की बजाय वो सरकाजम करता है ऐसी लेडीज पर जो फेथफुल नहीं होती। कुड इट बी सीन एज ह्यूमरस, क्या ये ह्यूमरस है ये पोम? जी हाँ, यस, थ्रो इट्स यूज ऑफ एब्जर्ड एक्सैगरेशन ऑफ आयरनी, मतलब बड़ा चढ़ाकर जो उसने बातें की हैं इनको पढ़ के ह्यूमरस लगती है ये पोम। व्हेन वॉज डन बोर्न, जॉन डन कब बर्थ होता है उनका? 1572 में। पोइटिक स्कूल डन बिलोंग्स टू, कौन सी पोइटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं? कैसे राइटर हैं जॉन डन? मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। इनके साथ 4-5 और पोइट्स थे जो मेटाफिजिकल पोइट्स में शामिल थे। व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री, अब हम देखेंगे मेटाफिजिकल पोइट्री होती क्या है। पोइट्री करेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल प्ले, ऐसी पोइट्री जिसको करेक्टराइज किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्लेज के द्वारा, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स यूज किए जाते हैं और फिलोसॉफिकल उसका थीम जिसमें होता है वो पोम क्या होती है? मेटाफिजिकल पोइट्री होती है। अनदर फेमस पोम बाय जॉन डन, दूसरी एक और फेमस पोम है जॉन डन की, वो कौन सी है? इसी तरह से वो भी फेमस है। डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ तुम इतना प्राउड मत करो। और एक है द फ्ली, ये भी उसकी मेटाफिजिकल पोम्स हैं। प्रोफेशन लेटर इन लाइफ, प्रोफेशन क्या था लेटर लाइफ में? मरने से पहले वो कौन क्या काम करते थे? एक तो वो एंग्लिकन प्रीस्ट बन गए थे, जो कैथोलिक रिलीजन छोड़ के एंग्लिकन में कन्वर्ट हो गए थे, फिर उसको अपॉइंट कर लिया गया था चर्च में, है ना, एंग्लिकन प्रीस्ट बन गए थे। डीएन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल में डीएन बना दिया गया था उनको। कॉमन थीम इन डंस पोइट्री में कॉमन थीम हमें क्या देखने को मिलते हैं? एक तो लव से रिलेटेड है, डेथ है, रिलीजन है, एंड द नेचर ऑफ द सोल है। हाउ डिड हिज पर्सनल लाइफ अफेक्ट हिज पोइट्री, उसकी पर्सनल लाइफ उसकी पोइट्री को कैसे अफेक्ट करती हैं? हिज सीक्रेट मैरिज, उन्होंने सीक्रेटली मैरिज कर ली थी। रिलीजियस स्ट्रगल्स इन्फ्लुएंस्ड बोथ हिज लव एंड स्पिरिचुअल पोइट्री, कुछ रिलीजियस स्ट्रगल्स थे जिनको और इन्फ्लुएंस करता है अपने लव लाइफ में भी और स्पिरिचुअल पोइट्री में भी। सिग्निफिकेंस ऑफ हिज रिलीजियस पोइट्री का क्या सिग्निफिकेंट करती हैं? इट शोज हिज लेटर स्पिरिचुअल concerns and metaphysical reflections on mortality and salvation. बारिश आएगी, बारिश आएगी। फेमस मेडिटेशन और प्रोज वर्क, फेमस मेडिटेशन क्या है प्रोज वर्क में? मेडिटेशन 17 includes no man is an island, बारिश आ गई। सेंचुरी ऑफ डन्स राइटिंग, डन की राइटिंग की कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं वो? लेट 16th एंड अर्ली 17th। लेट 16 कौन सी एज थी? एलिजाबेथन थी, एलिजाबेथन थी हैं। और अर्ली 17th क्या थी? जैकोबियन एज थी, जैकोबियन एज, इस एज से बिलोंग करते थे वो। कैरेक्टरिस्टिक्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यूज ऑफ कंसीट का वो यूज करते हैं, पैराडॉक्सिस का यूज करते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स का यूज करते हैं। वॉज ही मोर फेमस फॉर लव और रिलीजियस पोम इन लाइफ? किसके लिए ज़्यादा फेमस थे वो? रिलीजियस पोम्स, स्पेशली लेटर इन लाइफ, लेटर लाइफ में वो रिलीजियस पोम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, रोल एट सेंट पॉल्स कैथेड्रल, क्या रोल है था उसका सेंट पॉल कैथेड्रल में? क्या उनको डीएन बनाया गया था 1621 में? अंटिल हिज डेथ तक वो 1631 तक वहीं रहता है। यूज ऑफ पैराडॉक्स इन हिज पोइट्री, ऑफन यूज टू एक्सप्रेस डीपर ट्रूथ्स, वो हमेशा एक्सप्रेस करता है यूज करके डीपर ट्रूथ्स को, जैसे कि डेथ, दाउ शाल्ट डाई। वाई इज डन ए मेजर पोइट, वाई डन मेजर पोइट कैसे हैं? फॉर इज इनोवेशन, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन किया था किसका? मेटाफिजिकल पोइट्री का। ब्लेंडिंग इंटेलेक्ट ब्लेंड किए थे उसके अंदर इमोशंस को विद रिच इमेजरी का यूज करके, फिलोसॉफिकल डेप्थ के अंदर हमें इसमें देखने को मिलता है, इसीलिए वो क्या है, मेजर पोइट उनको माना जाता है। देखो, जो जॉन डन थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे, उनके साथ अदर कुछ और पोएट भी हैं जो मेटाफिजिकल स्कूल बोला गया। स्कूल क्यों बोला गया? कि उसमें 6-7 और पोएट थे जो मेटाफिजिकल पोएम्स लिखते थे, इसलिए उनका एक ग्रुप बना दिया था। एक तो खुद जॉन डन हो गए हैं ना उनके ग्रुप में, एक तो खुद जॉन डन है, सेकेंड वन इज जॉर्ज हर्बर्ट है इनके इस ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? मेटाफिजिकल ग्रुप में। फिर एंड्रयू मार्वल हैं, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, हेनरी वोगन, फिर कौन आते हैं? हेनरी वोगन, रिचर्ड क्रासा एंड अब्राहम कॉले। कौन? अब्राहम कॉले। ये 6 राइटर हैं जो मेटाफिजिकल पोइट्री से बिलोंग करते हैं। कौन? जॉन डन, फर्स्ट वन इज जॉन डन, सेकंड जॉर्ज हर्बर्ट, थर्ड एंड्रयू मार्वल, फोर्थ हेनरी वोगन, फिफ्थ रिचर्ड क्रासा एंड 6 अब्राहम कावले। ठीक है, मेटाफिजिकल इन पोइट्री, क्या मीनिंग होता है मेटाफिजिकल का? इन लिटरेरी टर्म, मेटाफिजिकल पोइट्री रेफर्स टू ए स्टाइल, ये एक स्टाइल था अर्ली 17th सेंचुरी का इन इंग्लिश पोइट्री दैट डील्स विद, जो डील करती है एब्स्ट्रैक्ट के साथ, फिलोसॉफिकल के साथ एंड स्पिरिचुअल आइडियाज के साथ, इन अ हाईली इंटेलेक्चुअल एंड विटी मैनर में डील करती हैं ये पोम। डेफिनेशन क्या है मेटाफिजिकल पोइट्री की? मेटाफिजिकल पोइट्री इज ए genre of poetry characterized by use of complex and often paradoxical, जो complex होती हैं paradoxical metaphors यूज़ किया जाता है, जैसे metaphysical conceits यूज़ किए जाते हैं, intellectual reasoning का यूज होता है, philosophical exploration का होता है, and emotional intensity का, स्पेशली कंसर्निंग किससे कंसर्न होते हैं? लव से, डेथ से, रिलीजन से एंड टाइम से और सोल से। ये कुछ इसके थीम होते हैं जिनके ऊपर बेस्ड ये पोम लिखी जाती हैं। खुद जॉन डन कहते हैं मतलब कि सिंपल आदमी उनकी पोएम्स को नहीं पढ़ सकते, अगर तुम पढ़ने आओ तो अपना एक अच्छा खासा माइंड ले करके इन पोएम्स को पढ़ने बैठना, तभी तुम इनकी पोएम्स की गहराई को, डेप्थ को समझ सकते हो। तो ये थी गाइस जॉन डन की फेमस पोम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो हमने लाइन टू लाइन जिसका एक्सप्लेनेशन किया, इसके थीम्स को हमने देखा, सिंबल्स को हमने देखा, मेटाफिजिकल की डेफिनेशन को भी हमने देखा, है ना? कौन कौन से राइटर इसमें बिलोंग करते हैं? 6 राइटर हैं इसके अंदर। तो क्या लिटरेरी टर्म्स यूज हुई हैं, थीम क्या है, हर चीज़ हमने इस पे, मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज़ हमने इसमें से छोड़ी भी होगी। अगर आप बड़े ध्यान से स्टार्टिंग टू एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा, और आरपीएससी ग्रेड 1 में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।